हेलो किज्जू, कैसे हो? आई होप मेरा सारा बच्चा लोग अच्छा होगा। बेटा, हमने प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सो आई होप आपको सारे चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। बेटा, अब हमने जो स्टार्ट किया है बॉटनी का पोर्शन, वो है हमारा चैप्टर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, बिकॉज इस चैप्टर का लिंक हमारे एनसीईआरटी के 5 से 6 चैप्टर से है। जेनेटिक्स का कंसेप्ट इससे जुड़ा है। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन वाला कंसेप्ट इससे जुड़ा है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। तो बेटा अच्छे से हमें मन लगा के इस चैप्टर को समझना और पढ़ना है, ठीक है। सो हम चेकआउट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। बेटा, हमने पढ़ा है कि अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल को बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेस एंड योर एम फेज। एम फेज वो होता है जहां पे सेल डिवाइड करता है, और इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है, जब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी करता है। इंटरफेस 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, G1, गैप 1, S फेज एंड G2 फेज। जिसमें से S फेज जो होता है, इसी फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में होता है बेटा? एस फेज में। इसीलिए नाम दिया गया एस फेज, दैट इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए इस फेज में होता है। और डीएनए का सिंथेसिस किस वे में होता है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेस इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। बेटा अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि इंटरफेस में S1, G1, G2 ये तीनों इंटरफेस में होंगे। एम फेस अलग सा फेस है जहां पे सेल का डिविजन होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन फेस। तो इंटरफेस में एम फेस को इंक्लूड नहीं किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कॉमन क्रोमोसोम विजिबल इन सेल ड्यूरिंग। देखो अब क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना। हमने क्या बोला है कि अब जब हमारा सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है और लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ये बेसिकली हमारे किस फेस में पाया जाता है? इंटरफेस में, ठीक है। फिर ये जो क्रोमैटिन होता है, ये क्या करता है बेटा? कंडेंस्ड होता है। क्या करता है? कंडेंस्ड होता है, और वो थिक और शॉर्टर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। कंडेंस्ड होने से क्या होगा? क्रोमैटिन थिन होता है, लॉन्ग होता है, और क्रोमोसोम क्या होता है? थिक होता है और शॉर्ट होता है। सो द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। और ये बेसिकली कब बनता है बेटा? जब एम फेस होता है, क्योंकि एम फेस में ही बेसिकली कैरियोकिनेसिस होना है, जिसके कारण क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इंटरफेस G1 फेस, G2 फेस नहीं, G1 और G2 फेस इंटरफेस का ही फेस है। सो द करेक्ट आंसर विल बी एम फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन एस फेस? एस फेस में कौन सा इवेंट होगा? कौन सा इवेंट होगा? डीएनए डैमेज रिपेयर। बेटा डीएनए डैमेज रिपेयर G1 फेस में होता है। याद करो कि हमारे G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। अगर डीएनए में डैमेज है तो वो वहीं पे रिपेयर होगा, तब जाके एस फेस में उसका रेप्लिकेशन होगा। और अगर रिपेयर नॉर्मल है तभी वो एस फेस में जाएगा, नॉर्मल नहीं है तो पहले वो रिपेयर होगा तब जाके एस फेस में जाएगा। और अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो वो आगे एस फेस में प्रोसीड नहीं करने देता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? ट्यूबलिन का सिंथेसिस कब होता है? ट्यूबलिन प्रोटीन होती है जो स्पिंडल फाइबर में मदद करती है, ये G2 फेज में होता है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट हाफ होना। बेटा डीएनए का अमाउंट डबल होता है इस फेज में, हाफ नहीं होता, अमाउंट बोल रहा है। तो डीएनए का अमाउंट डबल होता है, हाफ होने के कारण ये नहीं होगा। सेंट्रियोल का सिंथेसिस, यस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो हमारा एस फेस है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ हमारी डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
सेल विथ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल साइकिल इज इन डैश फेज। ठीक है, देखो बेटा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सेल साइकिल के फेजेस देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक सेल साइकिल की फेज की बात करती हूँ बेटा, तो सेल साइकिल का फेज क्या होगा? ये हमारा एक सेल साइकिल है, ठीक, सेल है, ठीक है। ये हमारा फेज क्या होगा? ये हो गया, ये एम फेज हो गया, ये G1 फेज हो गया, ये एस फेज हो गया, ये एस फेज हो गया, और ये हमारा G2 फेज हो गया। ठीक है, G2 फेज हो गया। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ क्या बोला है, हमारा जो G1 फेज है, ठीक है, इसमें अगर हम ये मानते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, एस फेज में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो हमारा 2C से 4C बनता है, डबलिंग होता है, डबलिंग ऑफ डीएनए, है ना, डबलिंग ऑफ डीएनए कंटेंट, अमाउंट डबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? G2 फेज में हमारा 4C होगा, और यहाँ पे फिर हमारा 4C से टूट करके डॉटर सेल 2 मिलेगी, और इस डॉटर सेल में 2C डीएनए का कंटेंट होगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है। कांस्टेंट डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? G1 फेज में 2C और G2 फेज में 4C। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कांस्टेंट अमाउंट किस में पाया जा रहा है? कांस्टेंट अमाउंट हमारा G1 और G2 में पाया जा रहा है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? सिर्फ G1 में नहीं, देखो 4C भी तो कांस्टेंट है ना, उस फेज में उसका कोई अमाउंट चेंज नहीं ना हो रहा है, जैसा कि S फेज में चेंज हो रहा है, 2C से 4C हो रहा है, और M फेज में 4C से 2C हो रहा है, तो ये आपका फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। लेकिन G1 और G2 में जो भी अमाउंट है भले ही डबल हो, लेकिन वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हिस्टोन आर सिंथेसिस इज, बेटा हिस्टोन कहाँ पे पढ़ा है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए, क्लास 12 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हमने पढ़ा है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन हमारी बेसिक प्रोटीन है जो मदद करता है, किसमें मदद करता है? डीएनए को पैक करने में, ताकि हमारा डीएनए जो कि 2.2 मीटर लॉन्ग है वो 10⁻⁻⁶ मीटर छोटे साइज के न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट हो सके। ठीक है, तो ये जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन है, जनरली बेटा हम क्या मानते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज में होता है, एंड कुछ बची हुई प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज में होता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोन, तो ये इंपॉर्टेंटली याद रखना बेटा, हिस्टोन का सिंथेसिस S फेज में होता है, क्योंकि S फेज में ही डबलिंग ऑफ डीएनए हो रहा है, और जो डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, इस डीएनए को कंपाइल करके उस छोटी सी जगह में रखना है, तो उसके लिए उन्हें पैकेजिंग करनी होगी, और पैकेजिंग करने के लिए उन्हें बेसिक प्रोटीन चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, सेंट्रियोल गेट डबल्ड इन, सेंट्रियोल कब डबल होता है? एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। हमारा जो एस फेज है ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, उसी में सेंट्रियोल हमारा क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ डीएनए डिक्रीजेस टू नॉर्मल लेवल इन, बेटा हम इससे पहले वाला जो बनाया था याद करो, हमारा जो जी हमारा जो G2 था उसमें 4C था, G2 में 4C था, और M फेस में क्या हो रहा था? M फेस में, एक मिनट उल्टा लिख दे रही हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, G2 में 4C था और M फेस में 4C डिवाइड हो रहा था दो डॉटर सेल में, और 2C दे रहा था। माइटोसिस में हमें दो डॉटर सेल मिलते हैं, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डिक्रीज नॉर्मल में किसमें हो रहा था बेटा? M फेस में, माइटोटिक फेस, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल इन, डीएनए का अमाउंट कब डबल होगा बेटा? एस फेज में। सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, इन डिवाइडिंग सेल having cell cycle 24 hours, time of n phase is, बेटा देखो एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो सेल साइकिल होता है उसमें दो फेजेस होते हैं,
दो फेजेस क्या क्या मैंने बताया बेटा अभी आपको, इंटरफेस एंड एम फेज। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर याद करो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारा जो इंटरफेस होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्योंकि सेल साइकिल में 90% ड्यूरेशन सेल इंटरफेस में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो अब इस कंसेप्ट से अगर मुझसे ये बोला जाए कि किसी भी सेल का जो एक सेल है जिसका एवरेज ड्यूरेशन है 24 आवर्स, ठीक है, तो ये इंटरफेस में कितना होगा, कितना इसका टाइम हो जाएगा 24 आवर्स में। अगर हम मोर देन 95% इंटरफेस में रख देंगे बेटा, तो इट विल बी लेस देन 1 आवर। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे, एम फेस में 5% हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 5% होता है, तो दैट विल बी योर 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सेल साइकिल 20 to 30% ऑफ टाइम इज, देखो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमारी जो सेल साइकिल होती है, ठीक है, सेल साइकिल जो होती है वो सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा जो फेजेस होता है, अगर फेजेस के हिसाब से हम देखें तो ये हमारी सेल साइकिल है। दिस इज आवर एम फेज, दिस इज आवर जी G1 phase, this is our S phase, G1 phase, M phase, S phase and G2 phase। ठीक है, M ये इंटरफेस है, दो यहां से लेके यहां तक, दिस इज आवर इंटरफेस। और इंटरफेस में हमने क्या बोला है, 95% होता है, और 5% सिर्फ हमारा किसमें होता है, एम फेस में। ठीक है, तो इस 95% में अगर हम देखिए ड्यूरेशन, ठीक है, तो हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो जीवन फेज में 33 to 50% के लगभग होता है। ठीक है, एस फेज में हमारा 25 से 33% के लगभग होता है, और G2 फेज में हमारा 15% होता है। ठीक है, और एम फेज में 5% के लगभग होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 25 to 33% दिया है, तो बेटा 25 to 33% कहाँ गया, एस फेज में, कहाँ गया, एस फेज में, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C इन विच फेज, बेटा अब ये ऑलरेडी हम इतने बार कर चुके हैं। 4C किस कब होगा, हमारे G2 फेज में। हमारे S फेज में 2C से 4C बनेगा ट्रांजिशनल फेज, एग्जैक्टली 4C नहीं होगा, इसमें 2C होगा, और M फेज में 4C से 2C वापस जाएगा। ठीक है, और G2 फेज में कांस्टेंट 4C रहेगा। तो बेटा S फेज में भी कुछ रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें बेस्ट ऑप्शन मार्क करना है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एस फेज में ट्रांजिएंट फेज दिखा रहा है कि स्टार्टिंग में 2C है और एंड होते होते वो एस फेज शो करेगा, लेकिन हमारे G2 फेज में कॉन्स्टेंटली 4C होगा, इसीलिए क्योंकि एस फेज के बाद आता है हमारा G2 फेज, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन हम किस में मार्क कर रहे हैं, 4C का, दैट इज G2। ठीक है, नेक्स्ट, which is used in the study of mitosis। बेटा एनसीईआरटी में अगर याद करो, आपकी एनसीईआरटी में येलो ऑरेंज रंग का एक ब्लॉक दिया रहता है, एक्टिविटी ब्लॉक, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि माइटोसिस स्टडी करने के लिए बेस्ट होता है ओनियन सेल, ओनियन सेल किसका, रूट टिप का, ठीक है, वेयर एज हार्ट सेल और न्यूरॉन अडल्ट में तो सेल डिवीजन ही नहीं शो करते, लिखा हुआ है ना कि आपके मेच्योर अडल्ट्स में हार्ट सेल तो सेल डिवाइड ही नहीं करते, तो जब सेल डिवाइड ही नहीं कर रहे तो माइटोसिस कैसे वो खास शो करेंगे, माइटोसिस करेंगे नहीं तो माइटोसिस स्टडी कैसे करेंगे। सो हमें बेस्ट स्टडी कब होगा बेटा, रूट टिप इन ओनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिवाइडिंग प्लांट सेल डैश इज एब्सेंट। बेटा याद करो, हम जब 9th 10th में पढ़ते थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस,
तो सेल वॉल के अलावा एक और डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ते थे, उसमें से एक डिफरेंस पढ़ते थे कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और हमारे प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, इसीलिए एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है उसे बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। ठीक है, एम्फी एस्ट्रल। और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो होता है उसे बोलते हैं एन एस्ट्रल। एन एस्ट्रल क्यों बोलते हैं बेटा? यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। और एनिमल सेल में इसे हम एम्फी एस्ट्रल क्यों बोलते हैं बेटा? एम्फी का मतलब दो, यहाँ एनिमल सेल में दो सेंट्रियोल एंड्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इस तरह। और सेंट्रियोल से ही एस्ट्रे रेज बनते हैं और इसी को हम एस्ट्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो माइटोसिस जो प्लांट सेल में होता है एन एस्ट्रल होता है इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रल। और एस्ट्रल किससे बना होता है बेटा? आपके सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेस से। क्लियर हो गया? तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल। ठीक है, क्रोमैटिड क्रोमोसोम होता है। एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है 2n = 8। तो G1 फेस में, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेस, ये G1 फेस में दिया हुआ है। हमें G2 फेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है। बेटा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा माइटोसिस में। क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है माइटोसिस में। इसीलिए बेटा माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या रहेगा? सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम। ठीक है, सो यहाँ पे जो G1 फेस में क्रोमोसोम नंबर है बेटा, वही क्रोमोसोम नंबर G2 फेस में भी रहेगा। ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस, बेटा डेफिनेशन में एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि दो सक्सेसिव एम फेस, यानी ये एम फेस और ये एम फेस के बीच में क्या होगा? इंटरफेस। इसीलिए तो इसको रेस्टिंग फेस पहले कहा जाता था, लेकिन स्टडी करके पता चला कि इसको रेस्टिंग फेस कहना सही नहीं है, क्योंकि ये इस टाइम सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरफेस। नेक्स्ट, डिसीजन टू कंटिन्यू सेल डिविजन इन प्लांट इन इज टेकन इन विच फेस? देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि हमारा जो G1 फेस है इसमें चेक पॉइंट होता है। क्या होता है? चेक पॉइंट होता है। ठीक है, और ये चेक पॉइंट ही डिसाइड करता है, G1 GS चेक पॉइंट, कि डीएनए डैमेज है या नहीं। अगर डीएनए में डैमेज है तो इट विल अंडरगो रिपेयर। ठीक है, और रिपेयर होने के बाद ही वो एस फेस में एंट्री करेगा। और अगर डीएनए में डैमेज नहीं है तो एस फेस में एंट्री डिसाइड होगा। तो कौन सा फेस डिसाइड कर रहा है बेटा? G1 फेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक पॉइंट विच कंट्रोल एंट्री ऑफ सेल फ्रॉम वन फेस टू अनदर एंड इंश्योर डैमेज। अभी जस्ट मैंने बताया, ये हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 चेक पॉइंट्स याद है आपको? ठीक है, हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? हमारे पास जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो होता है G1 S चेक पॉइंट पहला। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट जो हमारा होता है बेटा, वो हमारा कौन सा होता है? G1 S चेक पॉइंट। और G1 S चेक पॉइंट में ही डीएनए डैमेज रिपेयर किया जाता है। डैमेज रिपेयर किया जाता है। ठीक है, डीएनए डैमेज रिपेयर किया जाता है। क्लियर हो गया? सो एक हमारा हो गया कौन सा? G1 S में होता है, एक हमारा G2 M फेस होता है और हमारा एक M फेस में होता है। तो ये 3 चेक पॉइंट्स है जिसमें से डीएनए रेप्लिकेट आगे करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे G1 2 S फेस में चेक होता है। किसमें होता है बेटा? G1 2 S फेस में। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
इन ह्यूमन जाइगोट इनिशियल डिविजन फास्ट होती है क्योंकि इसका राइट रीजन है, जाइगोट सिंगल सेल है जो मल्टीपल रैपिड डिविजन शो करता है, ठीक है, रैपिड डिविजन शो करता है, ठीक है। इस रैपिड डिविजन को क्लीवेज कहते हैं। ये क्लीवेज जो रैपिड डिविजन शो करता है बेटा, ये बेसिकली माइटोसिस करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये रैपिड क्यों होता है, बिकॉज इट लैक गैप फेसेस, यानी यहाँ पे G1 एंड G2 फेस नहीं होता, सिर्फ कौन सा फेस होता है, S एंड M फेस। इस टाइम इसीलिए रैपिड होता है क्योंकि मेजॉरिटी देखो टाइम वाला देखा था ना बेटा, सबसे ज्यादा टाइम G1 और G2 फेस ही में, सबसे हाई इंटरफेस के में सबसे ज्यादा टाइम किसमें रहता है, G1 में, उसके बाद G2 फेस था, ठीक है। M फेस तो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, 5% ही होता है, और S फेस बीच का होता है, लेकिन दो शॉर्टेस्ट मिला करके हम क्या करेंगे बेटा, वी विल गो फॉर, क्या नहीं होता, लैक मेनली G1 एंड G2 फेस, क्या लैक करता है बेटा, G1 एंड G2 फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग सेल, सही है। Cell of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. बेटा ये दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, जिससे क्या कह रहा है कि कोई भी लिविंग सेल्स हो, जितने भी लिविंग सेल है उन्हें ग्रो और रिप्रोडक्शन करना होगा। और अभी हमने जस्ट देखा कि जब भी सेल यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर डेवलप होते हैं, मल्टी सेलुलर जिसमें मोर देन वन सेल्स पाए जाते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर्स कैसे डेवलप होते हैं, जब जाइगोट जो कि सिंगल सेल है उसमें मल्टीपल सेल डिविजन होता है। तो सेल मतलब जब भी डेवलप होता है जाइगोट से, जाइगोट क्या होता है बेटा, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। और यही सिंगल सेल रैपिड डिविजन शो करके मिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट आंसर विल बी टू, सॉरी ए, करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, the number of chromatid in G1 phase is 10, the number of, देखो बेटा याद करना क्या था, G1 phase में number of chromatid is equal to number of chromosome, ये हमेशा याद रखना। तो अगर मैं बोल रही हूं कि यहाँ पे G1 फेस में क्रोमोसोम नंबर 10 है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड 10 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 10 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G1 फेस इज, G1 फेस में नंबर ऑफ क्रोमैटिड, G1 फेस में number of chromatid is equal to number of chromosome, अभी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, G2 फेस में क्या होता है, ये याद रखना, नंबर ऑफ G2 फेस किसके बाद आता है, S फेस के बाद, तो यहाँ पे क्या होता है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड क्या हो जाएगा, डबल, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो इस फंडे से अगर देखो तो एक बार में तुम मुझसे बोलोगे मैम G1 फेज में क्रोमैटिड 10 है तो G2 फेज में 20 होगा, मैम आराम से आंसर बन गया, नहीं बेटा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, भले G2 फेज में नंबर ऑफ क्रोमैटिड से डबल हो जाएगा पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी भी डबल नहीं होता। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो G4 में अगर नंबर ऑफ क्रोमैटिड 10 है
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 10 होगा। G2 में नंबर ऑफ क्रोमैटिड 20 हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 ही रहेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड नहीं पूछ रहा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में हमेशा सेम रहता है। क्रोमैटिड डबलिंग हुआ है एस फेज में, इसीलिए बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 10 ही रहेगा, तो ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेस इज 32। G1 फेस में 32 है, तो G2 फेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। 32 है, 32 ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आता, अगेन रिपीटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 फेस में दिया हुआ है 32। नंबर ऑफ क्रोमैटिड, अब G2 फेस में नंबर ऑफ क्रोमैटिड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड G2 फेस में, क्रोमैटिड क्रोमोसोम पूछता तो 32 ही होता, ये क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो 2 इंटू 32 दैट इज 64। ठीक है, G2 फेस में क्रोमैटिड का नंबर डबल हो जाएगा। G1 फेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमैटिड सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। G2 फेस एस फेस के बाद आती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा G1 के ही। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ ईस्ट सेल इज फॉर एम फेज इज अप्रोक्सीमेटली। बेटा ईस्ट की सेल साइकिल का स्टेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 90 मिनट्स। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि इंटरफेस हमारा बेसिकली होता है किसमें, कितना परसेंट? 95%। और हमारा एम फेज जो होता है वो लेस देन 5% होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब तो के बाद क्या हुआ? टोटल उसकी सेल साइकिल का फेस ड्यूरेशन ही होता है। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है। तो एम फेज सोचो 5% कितना होगा? 30 मिनट्स तो नहीं होगा। ठीक है, 20 मिनट्स भी नहीं होगा, क्या होगा आपका? 6 मिनट। 90 मिनट्स तो टोटल ड्यूरेशन है। यहाँ पे सिर्फ एम फेज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो, थैंक यू किड्स, स्टे ब्लेस्ड, मेहनत करते रहने का, स्टडी करते रहने का।